नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम एक ऐसे लिटरेरी और हिस्टोरिकल मास्टरपीस को डिकोड करने वाले हैं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक नेशन की आत्मा है। हम बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में। आज का हमारा सेशन बहुत स्पेशल है क्योंकि हम पूरी किताब को नहीं बल्कि इसके दो सबसे क्रिटिकल पिलर्स पर फोकस करेंगे। पार्ट 4 जिसका टाइटल है द स्ट्रगल इज माई लाइफ और पार्ट 7 जिसका टाइटल है रिवोनिया। लेकिन इन डिटेल्स में जाने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किताब आखिर लिखी कैसे गई और इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। ट्रस्ट मी इसकी बैक स्टोरी किसी थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं कंटेक्स्ट ऑफ द बुक के साथ। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम कोई ऑर्डिनरी मेमोर नहीं है। ये किताब 1994 में पब्लिश हुई थी। ये वही साल था जब साउथ अफ्रीका में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए थे और नेल्सन मंडेला वहां के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। तो आप कह सकते हैं कि ये टेक्स्ट न्यू साउथ अफ्रीका का एक फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट है। ये बस एक आदमी की कहानी नहीं बल्कि ये उस चाज्म यानी खाई को भरने का काम करती है जो अपार्थाइड के काले इतिहास और डेमोक्रेसी के ब्राइट फ्यूचर के बीच थी। लेकिन इसका राइटिंग प्रोसेस 1994 में नहीं बल्कि उसे 20 साल पहले 1974 में शुरू किया गया था। और वो भी किसी कंफर्टेबल स्टडी रूम में नहीं बल्कि रॉबिन आइलैंड की जेल के अंदर। इमेजिन कीजिए प्रिजन अथॉरिटीज की नजरों से बचकर क्लैंडेस्टिनली यानी चुपचाप मंडेला ने इसको लिखना शुरू किया। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। हालांकि ये ऑटोबायोग्राफी है जिसमें आई का यूज होता है, लेकिन असलियत में ये कलेक्टिव एफर्ट थी। जेल में नेल्सन मंडेला अकेले नहीं थे, उनके साथ थे वॉल्टर सिसुलू और अहमद खतारदा। ये लोग मंडेला की यादों को रिवाइव करते थे, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिबेट करते थे और टेक्स्ट को रिफाइन करते थे। अब सवाल ये आता है कि जेल से ये मैन्युस्क्रिप्ट बाहर कैसे आई। यहाँ रोल आता है मैक महाराजा और ईशू शिबा का। जब प्रिजन अथॉरिटी ने मंडेला की ओरिजिनल कॉपी ढूंढकर कन्फिस्केट कर ली, तब इन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर मैन्युस्क्रिप्ट को स्मगल किया था। इसलिए जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सिर्फ नेल्सन मंडेला की आवाज नहीं बल्कि पूरे लिबरेशन मूवमेंट की कलेक्टिव वॉइस है। इस किताब का नैरेटिव आर्क बहुत ही वास्ट है। मंडेला की ट्रांसकी में बिताए बचपन से लेकर प्रेसिडेंट बनने तक का सफर। लेकिन आज हम जिन दो पार्ट्स पर फोकस करने वाले हैं, पार्ट 4 एंड पार्ट 7, वो इस पूरी कहानी का क्रूसिबल है, यानी वो अग्नि परीक्षा जहां मॉडर्न साउथ अफ्रीका रेजिस्टेंस को शेप किया गया। द स्ट्रगल इज माई लाइफ 1950s के उस दौर को कवर करता है जब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी ने पिटीशंस देना बंद किया था और मास मोबिलाइजेशन शुरू किया था। और पार्ट 7 रिवोनिया अर्ली 1960s का वो अंधेरा था जब मूवमेंट ने नॉन वायलेंस को छोड़कर आर्म्ड स्ट्रगल का रास्ता अपनाया, जिसके बाद वो फेमस रिवोनिया ट्रायल हुआ और मंडेला को लाइफ सेंटेंस मिली। तो दोस्तों, ये था इस किताब का कंटेक्स्ट, एक ऐसी कहानी जो जेल की दीवारों के पीछे लिखी गई ताकि बाहर की दुनिया को सच्चाई दिखाई जा सके। अब हम इसके नैरेटिव में डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पार्ट 4 में जिसका टाइटल है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। ये वो फेज है जहां नेल्सन मंडेला एक यंग लॉयर से एक सीजन्ड फ्रीडम फाइटर में ट्रांसफॉर्म होते हैं। यहाँ पॉलिटिक्स अब डिस्कशन रूम से निकलकर सड़कों पर आ जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी को। कहानी शुरू होती है लेट 1940s में। साउथ अफ्रीका का पॉलिटिकल लैंडस्केप पूरी तरीके से बदलने वाला था। 1948 में नेशनल पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। ये एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि नेशनल पार्टी ने ऑफिशियली अपार्थाइड को स्टेट पॉलिसी बना दिया। अपार्थाइड का मतलब था अपार्टनेस यानी अलग रहना। मंडेला बताते हैं कि कैसे नए लॉज पास किए गए जिन्होंने ब्लैक अफ्रीकन की लाइफ को सफोकेटिंग बना दिया। सबसे पहला था ग्रुप एरियाज एक्ट, जिसने तय किया कि कौन कहाँ रहेगा। सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट, जो किसी भी डिसेंट या विरोध को कुचलने के लिए बनाया गया था। और पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसने हर इंसान को रेस के बेस पर लेबल कर दिया। मंडेला कहते हैं द डायबॉलिकल सिस्टम वाज नाउ लॉ। इस वक्त एएनसी यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एक क्रॉसरोड पर थी। पुराने लीडर्स पिटीशंस और डिपुटेशंस में बिलीव करते थे, यानी सरकार से रिक्वेस्ट करना। लेकिन मंडेला, वॉल्टर सिसुलू और ओलिवर टैम्बू, जो एएनसी यूथ लीग के लीडर्स थे, उन्होंने कहा अब बस बहुत हो गया। उन्होंने प्रोग्राम ऑफ एक्शन पुश किया जो स्ट्राइक्स, बॉयकॉट्स और सिविल डिसोबीडियंस पर फोकस करता था। 1952 में एएनसी ने एक हिस्टोरिक स्टेप लिया
द डिफायंस कैंपेन, इस कैंपेन का एम था अनजस्ट लॉस को डेलिबरेट तरीके से तोड़ना। नेल्सन मंडेला को इस कैंपेन का नेशनल वॉलंटियर इन चीफ बनाया गया। उनका काम था वॉलंटियर्स को रिक्रूट करना और डिसिप्लिन मेंटेन करना। इमेजिन कीजिए, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। वो यूरोपियंस ओनली एरियाज में एंटर करते हैं, कर्फ्यू लॉज तोड़ते हैं और जानबूझकर अरेस्ट होते हैं। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था। मंडेला खुद पूरे देश में घूमे, लोगों को ऑर्गेनाइज किया। इस कैंपेन का असर ये हुआ कि एएनसी, जो एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके पास सिर्फ 7,000 मेंबर्स थे, वो अचानक से 1 लाख मेंबर्स की एक मैसिव फोर्स बन गई। लेकिन सरकार चुप नहीं बैठी। उन्होंने मंडेला और दूसरे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया अंडर द सप्रेशन ऑफ कम्युनिज्म एक्ट। उन्हें कन्विक्टेड किया गया, लेकिन सेंटेंस सस्पेंड कर दी गई। यहाँ मंडेला को रियलाइज हुआ कि लीगल फाइट्स अब काफी नहीं है। सरकार की शक्ति देखकर मंडेला को एक विजन आया। उन्हें समझ आ गया कि जल्दी एएनसी को बैन कर दिया जाएगा और पब्लिक मीटिंग्स इम्पॉसिबल हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिजाइन किया, जिसे एम प्लान यानी मंडेला प्लान कहा गया। इस प्लान का कोर आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को छोटे छोटे सेल्स में तोड़ दिया गया। स्ट्रीट लेवल पर हर स्ट्रीट का एक स्टीवर्ड होता है, जो वहां की फैमिली से कांटेक्ट में रहता है। अगर सरकार टॉप लीडरशिप को अरेस्ट भी कर ले, तो भी मूवमेंट चलता रहेगा, क्योंकि पावर ग्रास रूट लेवल पर शिफ्ट कर दी गई है। ये मंडेला की स्ट्रैटेजिक जीनियस को भी दिखाता है। अब हम आते हैं 1955 में। एएनसी और उसके अलाइज जैसे इंडियन कांग्रेस, कलर्ड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन और कांग्रेस ऑफ डेमोक्रेट्स ने मिलकर एक कांग्रेस ऑफ द पीपल ऑर्गेनाइज किया। लोकेशन थी क्लिप टाउन। इस इवेंट के लिए वॉलेंटियर्स ने पूरे देश में घूम घूम कर आम लोगों से पूछा, अगर आप लॉज बना सकते तो आप क्या करते। इन्हीं आंसर्स को कंपाइल करके एक डॉक्यूमेंट बनाया गया, जिसे हम कहते हैं द फ्रीडम चार्टर। इस चार्टर की पहली लाइन ही रिवॉल्यूशनरी थी। साउथ अफ्रीका बिलोंग्स टू ऑल हु लिव इन इट, ब्लैक एंड व्हाइट। साउथ अफ्रीका मतलब उन सबका है जो लोग यहाँ रहते हैं, चाहे वो काले हों या गोरे हों। लेकिन जिस दिन ये चार्टर अडॉप्ट हो रहा था, क्लिप टाउन में पुलिस ने रेड कर दी। डॉक्यूमेंट्स कन्फिस्केट कर लिए गए, डेलीगेट्स की फोटो ली गई और सरकार ने इसे टियर्सन यानी गद्दारी का सबूत मान लिया। इस रेड का नतीजा था द टियर्सन ट्रायल। दिसंबर 1956 में सुबह सुबह पुलिस ने मंडेला समेत 156 लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। इन पर आरोप था हाई टियर्सन का, यानी कि ये लोग सरकार को वायलेंस के जरिए गिराना चाहते थे और कम्युनिस्ट स्टेट बनाना चाहते थे। ये ट्रायल 4 साल तक चला। इमेजिन कीजिए, देश के टॉप लीडर्स को एक साथ एक बड़े केज में, एक पिंजरे में रखा गया, कोर्ट के अंदर। लेकिन मंडेला बताते हैं कि ये ट्रायल उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी था। क्यों? क्योंकि इसने सारे लीडर्स को एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। जेल और कोर्ट उनके लिए एक मीटिंग ग्राउंड बन गए, जहां वो फ्यूचर स्ट्रैटेजी को डिस्कस कर सकते थे। इस ट्रायल के दौरान डिफेंस टीम, जिसे लीड कर रहे थे इजराइल मेसेल्स और ब्राम फिशर, इन्होंने सरकार के केस की धज्जियां उड़ा दी। आखिरकार मार्च 1961 में सभी एक्यूज्ड को एक्विट कर दिया गया, मतलब बरी कर दिया गया। लेकिन मंडेला जानते थे कि ये जीत टेम्पररी है। सरकार लॉज बदल देगी ताकि अगली बार वो बच ना सके। इस पॉलिटिकल तूफान के बीच मंडेला की पर्सनल लाइफ भी बिखर रही थी। पार्ट 4 में वो बहुत ऑनेस्टी के साथ बताते हैं कि कैसे उनकी पहली वाइफ एल्विन के साथ उनका रिश्ता टूट गया। एल्विन चाहती थी कि मंडेला पॉलिटिक्स छोड़कर घर और भगवान पर ध्यान दे। वो एक डिवोट जेनोवा विटनेस थी। लेकिन मंडेला के लिए द स्ट्रगल वाज हिज लाइफ। ये कन्फ्लिक्ट इतना बड़ा कि उनका डिवोर्स भी हो गया। इसी दौरान एक दिन बस स्टॉप पर और बाद में ओलिवर टेम्बू के ऑफिस में उनकी मुलाकात एक यंग सोशल वर्कर से हुई, नोमजामो विनीफ्रेड, जिन्हें हम विनी मंडेला के नाम से जानते हैं। उनकी शादी 1958 में हुई। टियर्सन ट्रायल के बीच में मंडेला लिखते हैं कि उन्हें पता था कि विनी के साथ लाइफ कोई नॉर्मल फैमिली लाइफ नहीं होगी, ये एक शेयर्ड स्ट्रगल होगा। पार्ट 4 यहाँ पर खत्म होता है एक क्रूशियल रियलाइजेशन के साथ कि लीगल प्रोटेस्ट और कोर्ट बैटल्स अब काम नहीं कर रहे हैं। एक नया और ज्यादा डेंजरस रास्ता चुनना जरूरी हो गया है। अब हम चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। ये सेक्शन बुक का सबसे इंटेंस और ड्रामेटिक पार्ट है। यहाँ द स्ट्रगल अब सिर्फ प्रोटेस्ट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि एक फुल ब्लोन वॉर में बदल जाती है। इस पार्ट में हम देखेंगे मंडेला का ट्रांसफॉर्मेशन, द ब्लैक पिम्परनल में उनकी अरेस्ट और वो हिस्टोरिक ट्रायल, जिसने उन्हें दुनिया का सबसे फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर बना दिया। पार्ट 7 की शुरुआत होती है ग्रिम रियलाइजेशन के साथ, शार्पविल मैसेक्रे 1960 और एएनसी के बैन होने के बाद।
मंडेला और लीडरशिप को ये समझ आ गया था कि नॉन वायलेंस अब काम नहीं कर रहा। मंडेला कहते हैं द अटैक्स ऑफ द वाइल्ड बीस्ट कैन नॉट बी अवर्टेड विद ओनली बेयर हैंड्स, यानी जंगली जानवर के हमले को सिर्फ खाली हाथ से नहीं रोका जा सकता। इसलिए अंडरग्राउंड रहकर मंडेला ने एएनसी का आर्म्ड विंग फॉर्म किया, जिसका नाम था उमकोंटो वीस्वीस, जिसका मतलब है स्पीयर ऑफ द नेशन, यानी नेशन का भाला। अब लड़ाई सिर्फ भाषण से नहीं बल्कि सबॉटेज से लड़ी जाने वाली थी। टारगेट द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और पावर स्टेशन। किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना उनका एम नहीं था, बस इकोनॉमी को क्रिपल करना उनका एम था। इस दौरान मंडेला अंडरग्राउंड चले गए। पुलिस उन्हें ढूंढती रही, लेकिन वो बेस बदलकर कभी शॉफर, कभी गार्डनर, तो कभी शेफ बनकर घूमते रहे। प्रेस ने उन्हें द ब्लैक पिम्परनल का निकनेम दिया, क्योंकि वो पुलिस की नाक के नीचे से गायब हो जाते थे। 1962 में मंडेला सीक्रेटली साउथ अफ्रीका से बाहर गए। उन्होंने पूरे अफ्रीका का टूर किया। इथोपिया, तंगानिका, घाना, लीडर से मिले, मिलिट्री ट्रेनिंग ली। वहां उन्हें रियलाइज हुआ कि आर्म्ड स्ट्रगल्स के लिए प्रॉपर आर्मी और वेपन्स की जरूरत है। इथोपिया में उन्हें एक पिस्टल गिफ्ट की गई, जो सिंबल था कि अब वो एक सोल्जर बन चुके हैं। लेकिन हर थ्रिलर का एक टर्निंग पॉइंट होता है। अगस्त 1962 में मंडेला वापस साउथ अफ्रीका आए। वो अपने एक साथी सिलिसल विलियम्स के साथ कार में जा रहे थे, एक शॉफर की ड्रेस पहनकर। जगह थी हॉविक नेटाल में। अचानक एक फोर्ड V8 कार उन्हें ओवरटेक करती है और पुलिस उन्हें घेर लेती है। मंडेला ने तुरंत अपनी लोडेड पिस्टल और नोटबुक कार की सीट के अंदर छुपा दी, जो पुलिस को उस वक्त नहीं मिली। ये एक बहुत बड़ा लकी एस्केप था, लेकिन मंडेला की आइडेंटिटी रिवील हो गई। 17 महीने की भाग दौड़ के बाद द ब्लैक पिम्परल पकड़ा गया। उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई, इंसिटमेंट और इलीगली देश छोड़ने के लिए। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि 5 साल 27 साल में बदल जाएंगे। जब मंडेला जेल में अपने 5 साल की सजा काट रहे थे, तो बाहर एक डिजास्टर हुआ। जुलाई 11, 1963 को पुलिस ने लिलीसली फार्म पर रेड किया। ये रिवोनिया में एक सीक्रेट हाइडआउट था, जहां एमके की हाई कमांड्स मीटिंग कर रही थी। पुलिस एक ड्राई क्लीनिंग वैन में छुपकर आई और सबको अरेस्ट कर लिया। वॉल्टर सिसुलू, गोवन मिबेकी, अहमद खतारदा समेत सभी टॉप लीडर्स पकड़े गए। लेकिन सबसे बुरी बात ये थी कि पुलिस को वहां डॉक्यूमेंट्स मिले, स्पेसिफिकली ऑपरेशन माइबुए के। ये एक प्लान था गुरिल्ला वॉरफेयर और फॉरेन इन्वेजन का। इन डॉक्यूमेंट्स में मंडेला को भी इम्प्लीकेट कर दिया गया, भले ही वो जेल में भी थे। मंडेला लिखते हैं द वर्डिक्ट वाज फॉरगोन कंक्लूजन। अब चार्ज था सबॉटेज और कॉन्स्पिरेंसी टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट का। इसकी सजा डेथ पेनल्टी थी। अक्टूबर 1963 में रिवोनिया ट्रायल शुरू होता है। प्रोसिक्यूटर पर्सी यूटर ने एग्रेसिव केस बनाया कि ये लोग वायलेंट रिवॉल्यूशनरीज हैं, जो देश में खून की नदियां बहाना चाहते हैं। मंडेला और उनके लॉयर्स ने एक रिस्की स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबॉटेज के चार्जेस को डिनाई नहीं करेंगे, वो झूठ नहीं बोलेंगे। वो कोर्ट को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएंगे और जस्टिफाई करेंगे कि उन्होंने हथियार क्यों उठाए। इस ट्रायल का क्लाइमेक्स ये था कि जब मंडेला को अपनी सफाई पेश करनी थी, तो लॉयर बनने की बजाय उन्होंने विटनेस बॉक्स से नहीं बल्कि डॉक से, यानी कटघरे से स्टेटमेंट पढ़ने का डिसीजन लिया। ये एक लीगल रिस्क था, लेकिन पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। मंडेला ने 4 घंटे तक बोला। उन्होंने बताया कि कैसे अफ्रीकन की लाइफ अनबेरेबल बना दी गई है। उन्होंने पॉवर्टी, डिग्निटी और लैक ऑफ राइट्स की बात की। और स्पीच के एंड में उन्होंने वो लाइन बोली जो इतिहास में दर्ज हो गई। वो जज क्वार्टर्स दे वेट की आंखों में आंखें डालकर बोल रहे थे, I have cherished the ideals of a democratic and free society. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. इसका मतलब ये है कि मैंने लोकतांत्रिक और आजाद समाज का सपना देखा है। ये एक ऐसा आदर्श है जिसके लिए मैं जीना चाहता हूँ, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये वो आदर्श है जिसके लिए मैं मरने को भी तैयार हूँ। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। मंडेला कहते हैं कि वो मौत के लिए भी तैयार है। फैसले वाले दिन पूरी दुनिया की नजरें पिटोरिया पर थी। जज ने डेथ पेनल्टी नहीं दी। उन्होंने मंडेला और 7 दूसरे साथियों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। मंडेला बताते हैं कि जब सजा सुनाई गई तो उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि वो जिंदा थे। उन्हें तुरंत वहां से उठाकर रॉबिन आइलैंड्स में भेज दिया गया। यहाँ पार्ट 7 खत्म होता है। मंडेला एक कैदी बन चुके हैं, नंबर 466/64। लेकिन फिजिकली कैद होने के बावजूद उनका स्टेचर और इन्फ्लुएंस बढ़ता ही गया। यहाँ पर नरेटिव सेक्शंस कंप्लीट होते हैं। पार्ट 4 में हमने देखा मास मोबिलाइजेशन को, और पार्ट 7 में हमने देखा आर्म्ड स्ट्रगल्स और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को। ये दोनों पार्ट्स मिलकर बताते हैं कि मंडेला एक लीडर से लेजेंड कैसे बने। अब
अब हम आते हैं थीम्स एंड एनालिसिस पर, यानी पार्ट 4 और पार्ट 7 का सोल क्या है, और आखिर में हम देखेंगे अफ्रीकन लिटरेचर में इस किताब का क्या इंपॉर्टेंस है। ये सेक्शन थोड़ा सा हैवी हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, यही वो हिस्सा है जो मंडेला को एक पॉलिटिशियन से एक फिलोसफर बनाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा थीम है जो पार्ट 4 से पार्ट 7 तक चलता है, वो है इवोल्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस का। पार्ट 4 में हम देखते हैं कि मंडेला और एएनसी नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ एक बारीक फर्क है जो आपको समझना चाहिए। गांधी जी के लिए नॉन वायलेंस एक मॉरल प्रिंसिपल था, यानी कि धर्म था, लेकिन मंडेला के लिए एक टेक्टिकल नेसेसिटी थी। मंडेला का कहना था द ऑप्रेसर डिक्टेट्स द नेचर ऑफ द स्ट्रगल, यानी जुल्म करने वाला तय करता है कि लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। जब तक सरकार बात सुनने को तैयार थी, यानी कि दिखावा कर रही थी, तब तक डिफेंस कैंपेन चला। लेकिन जब पार्ट 7 में सरकार ने बंदूकें निकालनी, तब मंडेला ने कहा कि अब हम भी हथियार उठाएंगे। ये शिफ्ट वॉयलेंस की तरफ शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में उठाया गया। सबॉटेज का रास्ता इसलिए चुना गया ताकि ब्लड बाथ ना हो, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो। दोनों पार्ट्स में टियरसन ट्रायल और रिवोनिया ट्रायल, मंडेला ने कोर्ट रूम को एक थिएटर ऑफ स्ट्रगल बना दिया। आमतौर पर एक्यूज जो आरोपी होता है कोर्ट में अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन मंडेला ने कोर्ट को इस्तेमाल कर सरकार को एक्सपोज कर दिया। जब उन्होंने कारूस लेपर्ड स्किन पहना, या जब उन्होंने डॉग से वो फेमस स्पीच दी, वो जजेस से बात नहीं कर रहे थे, वो दुनिया से बात कर रहे थे। उन्होंने लीगली इलीगैलिटी को चैलेंज किया, यानी वो लॉज जो टेक्निकली लीगल थे क्योंकि पार्लियामेंट ने पास किए थे, लेकिन मॉरली इलीगल थे क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ थे। एक बहुत ही इमोशनल थीम भी है इसके अंदर, ट्विन ऑब्लिगेशन का। मंडेला कहते हैं कि हर आदमी की दो जिम्मेदारियां होती है, एक अपने परिवार की और दूसरी अपने देश की। पार्ट 4 में हमने देखा कि उनकी पहली शादी टूट गई। पार्ट 7 में वो अपने बच्चों से दूर हो गए। मंडेला इस दर्द को छुपाते नहीं है, वो बताते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक आदमी के लिए ये नामुमकिन था कि वो दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके। अगर वो देश के लिए लड़ता तो उसे परिवार से दूर होना पड़ता है। ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा सैक्रिफाइस था, एक नॉर्मल फैमिली लाइफ का ना होना। अब बात करते हैं कि ये किताब अफ्रीकन लिटरेचर में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। सदियों से अफ्रीका की हिस्ट्री कॉलोनाइजर्स ने लिखी थी। उन्होंने दिखाया कि अफ्रीकन्स अनसिविलाइज्ड, यानी कि असभ्य हैं, और उन्हें रूल की जरूरत है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ने इस नैरेटिव को पलट दिया। इसे हम टेक्निकली काउंटर हिस्ट्री कहते हैं। मंडेला ने दिखाया कि एएनसी कोई क्योटिक भीड़ नहीं थी, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड, डिसिप्लिन्ड और इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन थी। एम्प्लेन जैसा स्ट्रक्चर और फ्रीडम चार्टर जैसा डॉक्यूमेंट इस बात के सबूत थे कि अफ्रीकन्स अपने लिए बेहतर लॉज बना सकते थे। ये किताब अफ्रीकन्स की डिग्निटी और एजेंसी को वापस लाती है। लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक और खास बात है, हालांकि ये ऑटोबायोग्राफी है और मंडेला आई शब्द का यूज करते हैं, लेकिन असल में ये कलेक्टिव वॉइस है। पार्ट 4 और 7 में मंडेला कभी भी अकेले क्रेडिट नहीं लेते, चाहे वो डिफाइंस कैंपेन हो या एमके का फाउंडेशन। वो हमेशा वी, यानी हम की भावना को रखते हैं। ये अफ्रीकन फिलॉसफी में उबुंटू, आई एम बिकॉज वी आर को दर्शाता है। वेस्टर्न ऑटोबायोग्राफीज में अक्सर इंडिविजुअल हीरो होता है, लेकिन यहाँ हीरो कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है। तो दोस्तों, पार्ट 4 द स्ट्रगल इज माई लाइफ और पार्ट 7 रिवोनिया, नेल्सन मंडेला की जिंदगी के वो चैप्टर्स हैं जहाँ लोहे को आग में दबाया गया। इन चैप्टर्स में हमने देखा कि आजादी मुफ्त में नहीं मिलती, इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी परिवार खोकर, कभी जवानी जेल में बिताकर, और कभी मौत के लिए तैयार रहकर। मंडेला की कहानी हमें सिखाती है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रियम्फ ओवर इट, यानी कि हिम्मत डर का ना होना नहीं है बल्कि डर के ऊपर जीत पाना है। आई होप आपको ये डीप डाइव लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को एक नई नजर से देखने में काफी मदद करेगी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक लेगेसी है। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इन दोनों पार्ट्स को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।